हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन उपसह संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है उपसह संयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। और हमने उसमें 2 नियम पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको रिपीट कर रहा हूँ। पहला नियम क्या था? पहला नियम ये था कि अगर किसी संकुल यौगिक में अग्र आयन अथवा पश्च आयन दोनों दिए हुए होते हैं तो यौगिक को पहले धनावेश और ऋणावेश 2 भागों में बांट लिया जाता है। जैसे इसमें अग्र आयन दिया हुआ है और एक और लिख रहा हूं, जैसे आप सपोज कीजिए कि Ag के साथ और NH3 की ट्वाइस कर देता हूं और यहां बाहर की तरफ Cl लगा देता हूं, तो यहां तो अग्र आयन है, यहां पश्च आयन है। पश्च आयन को प्रति आयन यानी काउंटर आयन भी कहते हैं। तो यहां पश्च आयन दिया है, यहां अग्र आयन दिया है। तो अब जब किसी संकुल यौगिक में अग्र आयन अथवा पश्च आयन दिए हुए हों तो सर्वप्रथम यौगिक को धनायन और ऋणायन 2 भागों में बांट लिया जाता है। तो इसमें ये वाला भाग धनावेशित हो जाएगा और यहां से लेकर के ये वाला भाग यहां ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें ये वाला भाग पूरा का पूरा धनावेशित हो जाएगा और ये वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक है ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। और फिर मैंने आपको नेक्स्ट नियम में ये बताया कि सबसे पहले जब नामकरण करते हैं तो धनावेशित भाग का ही नामकरण किया जाता है। इसमें धनावेशित भाग ये वाला है, इसका नाम सबसे पहले लिखूंगा। इसमें धनावेशित भाग ये है तो इसका नाम सबसे पहले लिखूंगा। तो पहले अग्र आयन के रूप में जब धनावेशित भाग हो तो ध्यान देने वाली बात, जो कुछ परमाणु यहां दिया है उस परमाणु का नाम लिखा जाता है, उसके पैरों की संख्या हम उसमें नहीं लगाते हैं। जैसे इसका नाम होगा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं बल्कि पोटेशियम होगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो इस भाग का नाम लिखेंगे, यानी ऋणावेशित भाग का नाम धनावेशित के बाद लिखा जाता है। तो ऋणावेशित भाग में सबसे पहले आप ध्यान देना लिगंड कौन सा है। निशान की शुरुआत में ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु और उसके आगे आगे इस निशान के अंदर अंदर जो कुछ लगे होते हैं वो लिगंड होते हैं। तो अब यहाँ CN लिगंड लगा हुआ है, तो धातु परमाणु के आगे जो लिगंड दिए होते हैं उन लिगंड की संख्या को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ बोलूंगा पोटेशियम, तो बन जाएगा इस प्रकार से, देखना इसका नाम पोटेशियम। उसके बाद में इस भाग में प्रवेश करते ही लिगंड के नाम पहले आते हैं, धातु के बाद में आते हैं। तो लिगंड में 6 साइनो है, 6 को बोलूंगा हेक्सा। उसके बाद में लिगंड का नाम आ जाएगा साइनो। उसके बाद में धातु परमाणु का नाम आएगा। और मैंने कल उल्लेख किया था, अगर धातु ऐसी है कि जिसका लैटिन नाम है तो ऋणावेशित वाले भाग में जब जब कोई धातु आए तो पहले ये देखिए कि उसका लैटिन नाम होता है क्या। ऋणावेशित वाले भाग के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो ऋणावेशित वाला भाग तो आ रहा है, इसमें Fe धातु आ रही है, हाँ इस धातु का लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम फेरस होता है। तो फेरस लैटिन नाम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक खास बात कि ऋणावेशित वाले भाग में हमेशा धातु के नाम के अंत में 8 लगता है, चाहे लैटिन नाम किसी का हो या ना हो। जैसे किसी का लैटिन नाम हो तो पहले लैटिन नाम लिखेंगे, उसके अंत में 8 जोड़ देंगे। किसी धातु ऐसी आ जाए, जिसमें एग्जाम्पल उठाऊंगा आगे, धातु यहाँ ऐसी आ जाए जिसमें लैटिन नाम ना हो तो उस धातु का हम यहाँ नाम लिख देंगे, सामान्य नाम, और उसके अंत में 8 लगा देंगे। तो यहाँ अब तो ऐसी धातु है कि इस धातु के नाम का लैटिन नाम होता है, तो मैं लिखूंगा फेरस, अंत में जोड़ दूंगा 8, तो बन जाएगा फेरेट। तो क्या बन जाएगा? फेरेट। और फिर धातु का नाम लिखते ही उसी धातु की आक्सीकरण अवस्था यहाँ छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में आएगी। वो रोमन संख्या में हम x के मान से इसकी आक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे और वो यहाँ लिख देंगे जो कुछ भी आएगी। अब इसी प्रकार देखिए कि जब अग्र आयन था तो हमने नामकरण कैसे किया, और अग्र आयन इसमें नहीं है, इसमें पश्च आयन है, प्रति आयन है, काउंटर आयन है, तो फिर इसका नामकरण कैसे करेंगे? वही नियम कि सबसे पहले तो धनावेशित भाग का नामकरण करेंगे। धनावेशित भाग में धातु है और लिगंड है, तो लिगंड का नाम पहले आएगा, बोलूंगा डाईएमीन। क्या बोलूंगा इसमें? डाईएमीन। उसके बाद में
इसी धातु का नाम आएगा, इसी धातु का नाम। अब ये धातु एजी है, ठीक बात है, एजी धातु है, इसका लैटिन नाम होता है, लेकिन ये हिस्सा धनावेशित वाला है। धनावेशित वाले में जो कोई धातु दी हुई हो तो उसका लैटिन नाम नहीं लिखा जाता है। उसका लैटिन नाम भले ही हो केमिस्ट्री में, लेकिन लिखा नहीं जाता है। हाँ, ऋणावेशित वाले हिस्से में धातु अगर है तो उस धातु का पहले तो लैटिन नाम लिखो, संभव हो तो लैटिन नाम के अंत में एट भी लगाओ। लेकिन यहाँ धनावेशित भाग है तो धनावेशित भाग में ना तो धातु का लैटिन नाम लिखा जाएगा, ना उसके अंत में एट आएगा, तो फिर धातु का सामान्य नाम आएगा। तो यहाँ सामान्य नाम में बोलूंगा सिल्वर, रोमन हिंदी में इसे कन्वर्ट करके बोलेंगे सिल्वर, SILVR नहीं लिखना है, सिल्वर यूं लिखना है, डाई एमीन सिल्वर। और उसके बाद में इस धातु की आक्सीकरण अवस्था यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगी। उसके बाद में जो प्रति आयन बच गया, पश्च आयन बच गया, उसका हम सामान्य नाम लिखेंगे। तो सारे हैलोजन है, उनको बोलते समय हम उनको पीछे आइड लगाते हैं। माइनस वाले होते हैं तो माइनस वाले के अंत में आइड आता है, जैसे फ्लोराइड, जैसे F माइनस तो फ्लोराइड, Cl माइनस तो क्लोराइड, Br माइनस तो ब्रोमाइड। तो ये Cl ऑटोमेटिकली माइनस वाला है तो इसके अंत में आ जाएगा क्लोराइड। इस प्रकार से, और आपको ये बात याद रखनी है। तो ये सामान्य से हमने मतलब दो नियम पढ़े थे। अब तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम हमारा ये है कि संकुल यौगिकों में जब केंद्रीय धातु परमाणु के पास यहां एक से अधिक लिगेंड दिए हुए हो, एक से अधिक लिगेंड दिए हुए हो, तो उनका नामकरण करते समय लिगेंड को सबसे पहले अल्फाबेटिक एडजस्ट किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और उनको व्यवस्थित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम लिख रहा हूं यहां पर, जैसे आप देखना, PT NH3 की 2 कर देता हूं, फिर Cl कर देता हूं, फिर Br कर देता हूं, उसके बाद में एक कोष्ठक में NO2 कर देता हूं, और इस प्रकार से इस पर निशान लगा देता हूं। एक बार ध्यान देने वाली बात है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर आयन नहीं लिखा है, नापश लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने संकुल भाग लिखा है, यानी समन्वय मंडल वाला भाग लिखा है, तो उसका नामकरण करें। अब देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु आप पहचान लोगे, इस निशान के समन्वय मंडल का निशान जहां से शुरू होता है वहां केंद्रीय धातु परमाणु दिया हुआ होता है। ये फिक्स है, निश्चित है केमिस्ट्री में कि समन्वय मंडल का निशान जहां से शुरू होता है वहां केंद्रीय धातु परमाणु दिया होता है, और केंद्रीय धातु परमाणु के आगे इस निशान के अंदर अंदर यहां तक जो कुछ लगे होते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं, और इस निशान के बाहर की तरफ यहां जो कुछ होते हैं उन्हें हम पश्च आयन बोलते हैं, उन्हें हम प्रति आयन बोलते हैं, उन्हें हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो वो इसमें नहीं है, इसमें समन्वय मंडल के अंदर अंदर जो कुछ मैंने लिखा है वो है, यानी समन्वय मंडल युक्त यौगिक है आपके सामने। तो पहले हम इसका नामकरण करेंगे, तो इसे लिगेंड एक से अधिक आ रहे हैं तो अल्फाबेटिक एडजस्ट करेंगे। देखिए ये है एमीन, तो एमीन में आप लिखोगे एमीन, यानी ए आता है। ये है Cl, इसे यहाँ क्लोरो बोला जाएगा, ठीक है ना। लिगेंड के रूप में जब आए तो हम बोलेंगे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। जब यही प्रत्यायन के रूप में आए तो बोलेंगे क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो हैलोजन लिगेंड के रूप में आ रही तो मैं इसे बोलूंगा क्लोरो, तो अंग्रेजी वर्णमाला में CHLORO, अर्थात इसमें C आ रहा है इसके नाम में। फिर ब्रोमो, तो ब्रोमो में BROMO, इसमें B आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात, ये मैं पढ़ा के आपको, ये उभय तंतुक लिगेंड का उदाहरण है। NO2 में N के पास भी दाता परमाणु होते हैं, O के पास भी दाता परमाणु होते हैं। तो अब देखिए इस धातु परमाणु के सामने तो मैंने N लिखा है, N लिखा है, तो मैं इससे बोलूंगा नाइट्रो। क्या बोलूंगा? नाइट्रो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यही संरचना अगर यूं होती, आप पढ़ के आए हो, अगर आपको याद आ रहा है तो ONO, यानी दो O को बिखेर कर यूं पहले O आ जाता, यहां पर यूं ONO ब्रैकेट में यूं आ जाता, तो अब O परमाणु धातु के सामने आ रहा है तो फिर O परमाणु इसके साथ बंध बनाता, तब मैं इसको बोलता नाइट्राइटो। और अब देखिए N परमाणु यहां इसके सामने बंध बना रहा है तो इससे बोलूंगा नाइट्रो। तो ये नाइट्रो यहां आ गया। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो लिगेंड पहले आता है उसे यहां पहले बोलूंगा,
उसे पहलू बोलूंगा। तो देखिए एमीन आता है और एमीन के पैरों में 2 लगाए तो पैरों में जो संख्या लगी होती है उसे डाई ट्राई टेट्रा बोला जाता है। लिगेंड के पैरों में संख्या, तो लिगेंड के पैरों में संख्या जब जब आए तो उसे बोला जाता है। तो NH3 एक एमीन होता है और यहाँ 2 बाहर की तरफ लगाए, इसका मतलब एमीन 2 बार है, तो बोलूंगा डाई एमीन। तो नामकरण चाहे तो अंग्रेजी में करो चाहे हिंदी में करो एक ही बात है, डाई एमीन। उसके बाद में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में और किसका नाम आता है, फिर बी ब्रोमो का नाम आता है, डाई एमीन ब्रोमो। यहां लिगेंडों को आप जब सिंगल हो तो उनके आगे मोनो शब्द मत लगाना, मोनो शब्द काम में नहीं लिया जाता है लिगेंड के सामने। डाई एमीन, फिर ये बी आता है, इस ब्रोमो में बी आता है तो लिखूंगा ब्रोमो। उसके बाद में आती है बारी क्लोरो की तो लिखूंगा क्लोरो। और एक खास बात और ध्यान में रखनी है आपको कि समन्वय मंडल के अंदर अंदर जितने लिगेंड आते हैं वो लिगेंड यहां जब नामकरण के रूप में लिख दिए जाते हैं तो उन पर एक सीधी पंक्ति, एक ही पंक्ति आती है। इनको टुकड़ों में नहीं तोड़ना क्योंकि समन्वय मंडल के अंदर अंदर इस धातु परमाणु के साथ सारे जुड़े हुए हैं तो सारे एक साथ एक पंक्ति के रूप में लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद में और एन यानी नाइट्रो की बारी आती है तो इसी में आगे लगा दूंगा नाइट्रो। नाइट्रो यहां लिखने के बाद में और अब केंद्रीय धातु परमाणु को लिखा जाएगा। पहले जब बहुत सारे लिगेंड दिए तो हम उनको अल्फाबेटिक एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट करने के बाद में अल्फाबेटिक 1 2 3 4 उनका नाम क्रमबद्ध रूप से लिख देंगे और उन सारों पर एक पंक्ति लगा देंगे। उसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम अंत में आएगा तो अंत में प्लेटिनम। पहले बता चुका हूं समन्वय मंडल वाला हिस्सा है तो एक बात याद रखनी है, ये पूरा का पूरा धनावेशित भाग है ना, इसमें यहाँ कोई ऋणावेशित भाग दिया ही नहीं है और ना कोई अग्र आयन दिया है। अग्र आयन दिया होता तो वो धनावेशित होता तो ये भाग ऋणावेशित होता। अब तो यहाँ समन्वय मंडल वाला निशान दे के मैंने लिखा है तो पूरा भाग ही धनावेशित है, धनावेशित भाग है। तो इस भाग में इस धातु का सामान्य नाम ही आएगा, लैटिन नाम नहीं आएगा। हालांकि प्लेटिनम का लैटिन नाम नहीं होता है फिर भी धनावेशित भाग में लैटिन नाम कभी नहीं आता। यही हिस्सा सारा का सारा ऋणावेशित होता तो इस धातु का संभव हो तो पहले लैटिन नाम लिखेंगे। लैटिन नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य नाम लिखकर उसके पीछे 8 लगाते हैं। कब? जब ऋणावेश हो तब। अब तो पूरा अकेला धनावेशित हिस्सा है तो इस धातु का सामान्य नाम प्लेटिनम। प्लेटिनम और वो भी पंक्ति पूरी मिली हुई आएगी ऊपर से प्लेटिनम। और अब ब्रैकेट में इसकी आक्सीकरण अवस्था है वो हम निकाल करके लिख देंगे। तो ब्रैकेट में आक्सीकरण अवस्था निकाल कर लिखेंगे तो याद रखना इसको तो x मानूंगा, आप निकाल लेना, मैं बता देता हूं यहां पर। इसको तो x मानूंगा, यहां आगे बढ़ूं यहां प्लस का निशान आ जाएगा। पहले पैरों वाली संख्या 2 है वो आगे आ जाएगी। NH3 में पढ़ा के आया हूं आपको, NH3 उदासीन होता है, उदासीन होता है। उसके बाद में यहां आगे चलूं प्लस का निशान और प्लस के निशान सारे एलोजन पर -1 होता है तो Cl का -1। इसी प्रकार प्लस का निशान फिर Br का भी -1, फिर उसके बाद में प्लस का निशान और NO2 पर याद रखना -1 होता है। तो NO2 है, ध्यान देना NO2 पूरा एक नाइट्रो है। आप ये मत समझना कि NO है, NO कुछ नहीं होता मतलब लिगेंड के रूप में। NO नाइट्रो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो तो, NO2 ही होता है लिगेंड तो। NO2 है और ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा लिगेंड है, पूर्णतः लिगेंड है। तो NO2 पर -1 होता है तो NO2 पर -1 लगा दूंगा और इस सारे के ऊपर मेरे को यहां कोई आवेश नजर नहीं आ रहा है तो बराबर 0 कर दूंगा। अब इसको हल करेंगे तो जितना ऑक्सीकरण अंक आएगा वो रोमन संख्या में लिखेंगे। 1 आता है तो रोमन संख्या में 1 लिख देंगे, 2 3 4 इस प्रकार जो भी बनता है वो लिख देंगे। इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। तो तीसरा नियम अपना क्या था? तीसरा नियम ये था कि जब किसी संकुल यौगिक में और 1 से अधिक लिगेंड दिए हुए हों तो नामकरण करते समय उन लिगेंड को सबसे पहले अल्फाबेटिक एडजस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में उनको लिखा जाता है। और बाकी सामान्य नियम वही चलेंगे कि लिगेंड सारे लिखने के बाद में अंत में धातु आएगी और धातु के नाम के अंत में और ऑक्सीकरण अंक ब्रैकेट में आएगा। अब नेक्स्ट अगला नियम, चौथे नियम में ये पढ़ेंगे कि अगर किसी संकुल यौगिक में और दिए हुए केंद्रीय धातु परमाणु का लैटिन नाम हो तो नामकरण करते समय उसका लैटिन नाम लिखा जाता है। सपोज कीजिए जैसे मैं आपके सामने ये एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बाहर सोडियम लिखा है,
केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मैंने Ag लिखा है और यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिगेंड के रूप में Cn लिखा है और इस प्रकार से ये पूरा किया मैंने। तो यहाँ अब सुन लीजिए, पहले तो वही सारे नियम पीछे वाले लगा के लाओगे कि पहले आप इसे दो भागों में बांटिए, क्योंकि यहाँ अगर आयन लिखा है, अगर आयन लिखा है तो दो भागों में बांटिए। तो ये वाला हिस्सा तो धनावेशित बन जाएगा, ये यहाँ से लेकर के पूरा हिस्सा ऋणावेशित बन जाएगा। अब वो नियम कि सबसे पहले धनावेशित भाग का नामकरण किया जाता है। धनावेशित भाग में यहाँ तो पैरों में कोई संख्या नहीं लगी है, ठीक बात है, नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगी होती तो वो संख्या नहीं लिखी जाती। यहाँ तो सीधा सोडियम लिखा है तो सोडियम इसका नाम लिख दूंगा, सोडियम। और उसके बाद में फिर ऋणावेशित भाग का नामकरण किया जाता है। ऋणावेशित भाग में भी अगर धातु परमाणु के साथ लिगेंड लिखें तो पहले लिगेंड लिखे जाते हैं और लिगेंड के पैरों में कोई संख्या लगी है तो फिर हम वहां डाई ट्राई टेट्रा ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पैरों में दो संख्या है तो बोलूंगा डाई, और है कौन Cn, Cn को बोलते हैं साइनो तो बोलूंगा डाई साइनो। और उसके बाद में अब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम यहां आ जाएगा। लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु देखिए, पहले गौर से सुनिएगा। केंद्रीय धातु परमाणु Ag है, Ag का लैटिन नाम होता है। मुझे यहां लैटिन नाम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि यह हिस्सा ऋणावेशित है। ऋणावेशित वाले हिस्से में दी हुई धातु का नाम यहां लिखेंगे, लेकिन संभव हो तो पहले उसका लैटिन नाम लिखिए। केवल ऋणावेशित हिस्से की बात कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अगर ऋणावेशित वाले हिस्से में और यहां ऐसी धातु दी हुई है जिसका लैटिन नाम भी होता है तो पहले लैटिन नाम लिखिए, उसके नाम के अंत में और फिर एट लगाइए, क्योंकि ऋणावेशित हिस्से में धातु के नाम के अंत में एट तो कन्फर्म आता है। तो ऋणावेशित वाले हिस्से में Ag है, Ag का लैटिन नाम सुनिए पहले, Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम, लैटिन नाम अर्जेंटम। और ये माइनस वाले हिस्से में है तो लैटिन नाम के पीछे एट तो अर्जेंटेट बनेगा, ये अर्जेंटेट। थोड़ी से ये आपको अभ्यास से याद हो जाएंगे और थोड़े याद रखने, अर्जेंटेट बनेगा ये। और ये पूरा का पूरा एक पंक्ति के रूप में यूं एक साथ लिखा जाएगा, अर्जेंटेट। और अब यहां केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सोडियम धातु पहले मैंने लिखी है। सोडियम को थोड़ा गैप देकर लिखते हैं क्योंकि वो समनव्य मंडल से बाहर है, तो बाहर वाले का नाम अकेला अलग आता है। समनव्य मंडल के अंदर अंदर जो कुछ है उनके नाम के ऊपर एक ही सीधी पंक्ति लिखी जाती है। तो अब अर्जेंटेट हो गया और अब इसका आक्सीकरण ब्रैकेट में है वो x मान करके निकाल लेंगे। सोडियम याद रखना +1 होता है। सोडियम प्रथम वर्ग में आता है, प्रथम वर्ग वाली सारी की सारी धातुएं उन पर +1 आवेश होता है, तो +1 लगा दूंगा। इसमें आगे बढ़कर इसका x मान लूंगा, यहां प्लस का निशान लगा दूंगा और पैरों में 2 है तो 2 पहले ले आऊंगा। Cn का -1 होता है, -1 कर दूंगा। इस सारे यौगिक के ऊपर मुझे कोई आवेश दिखाई नहीं दे रहा तो यहां 0 लगा दूंगा और अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद में जो कुछ भी आता है वो रोमन संख्या में यहां लिख देंगे। इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात ये, चौथे रूल में क्या रूल है चौथा, सुनिए गौर से, कि यदि दिए हुए संकुल यौगिक में और समन्वय मंडल में और ऐसी केंद्रीय धातु परमाणु लिखी है जिसका लैटिन नाम भी होता है तो नामकरण करते समय उसका लैटिन नाम लिखा जाता है और ऋणावेशित हिस्सा होने के कारण लैटिन नाम के अंत में एट भी लगेगा और अंत में ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। तो कुछ धातुएं जिनकी लैटिन नाम होते हैं मैं उनको लिख देता हूं, जैसे Ag, यहां ऋणावेशित वाले हिस्से में Ag आता है तो आपको अर्जेंटम बोलना है और पीछे एट लगा के बोलोगे तो अर्जेंटेट बन जाएगा। इसी प्रकार Au जिसे हम सोना बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, तो इसका लैटिन नाम ओरम होता है, ओरम। तो जब आप उसे यहाँ ऋणावेशित वाले हिस्से में Au आ जाए तो आप ओरम के पीछे एट करोगे तो ओरेट बन जाएगा, ओरेट। इसी प्रकार याद रखना Fe को हम बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे लैटिन रूप में, फेरस। और Fe ऋणावेशित वाले हिस्से में यहाँ Fe आता है तो मैं फेरस +8 तो फेरेट बन जाएगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। एक और याद रखना, हालांकि Hg का लैटिन नाम होता है, Hg पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं, मरकरी नहीं, मर्क्यूरी होता है इसका शाब्दिक नाम। तो
मर्क्यूरी, लेकिन इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रेजीरम। हाइड्रेजीरम, इसका लैटिन नाम हाइड्रेजीरम होता है। लेकिन अगर Hg इस ऋणावेशित वाले हिस्से में यहां आ जाए तो इसका लैटिन नाम नहीं लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, मैं कह रहा हूं Hg का लैटिन नाम होता है और यहाँ ऋणावेशित हिस्से में धातु का हमेशा लैटिन नाम ही आता है, लेकिन Hg एकमात्र एक ऐसी धातु है जिसका लैटिन नाम यहाँ नहीं आएगा। यहाँ इसका सामान्य नाम मर्क्यूरी आएगा और अंत में माइनस वाले हिस्से के अंत में एट लगाते हैं तो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरी से कर देंगे मर्क्यूरेट। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।